हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे तुम्हारे और हम सब के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? मज़े में पढ़ रहे हो? शरारतें कम करो और पढ़ाई ज़्यादा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, उसके बाद इसके आगे के पार्ट्स, आगे के टाइप्स को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वागत करता हूं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथ देना मेरा आप सभी मिलकर के। तो आपकी पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो कंबाइन होते हैं, जो कंबाइन हो। मतलब मान लो रिएक्टेंट लेते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आप लोगे और वो कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने क्या कहा? मान लो आपने दो रिएक्टेंट लिए, एक X लिया दूसरा Y लिया, दोनों ने कंबाइन होकर के Z प्रोडक्ट को बना दिया। मान लो एक X लिया एक Y लिया या फिर एक ले लिया K, तीनों ने मिलकर के एक प्रोडक्ट बना लिया, मान लो Z बना दिया। ठीक है, तो यानी कि दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। यानी कि कहना चाहें तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट सिंगल डबल सिंगल ही होता है मेनली, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आपको आएगा समझ में। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्या लिया बच्चों? X की जगह अगर मैं ले लेता हूं मान लो कार्बन, Y की जगह मैंने ले लिया O2, तो दोनों ने कंबाइन होकर के क्या प्रोडक्ट बना लिया? CO2। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है आप सभी को? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो गया ये। मान लो मैंने H2 लिया और O2 के साथ कंबाइन करा दिया, क्या बना लिया? H2O। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिंपली अगर हम कहना चाहें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो सारी रिएक्शन होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर और लेना चाहो तो ये ले लिया N2 प्लस H2, इन्होंने कंबाइन होकर के क्या बना लिया? NH3 अमोनिया। इसकी बैलेंसिंग के लिए अगर आप लिखो तो क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लगा सकते हो यहाँ 2 और यहाँ हो गया आपका 3। ये बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, ताकि ऐसी रिएक्शन जो कहना चाहे तो कॉम्प्लेक्स होती हैं या फिर थोड़ी मुश्किल होती हैं, उनको करने के लिए भी हम आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और साधारण सी वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। जिन्होंने नहीं देखी है पहले वाली वीडियो जा करके देखें, ताकि जब वो सेकंड पार्ट जब भी डालूंगा आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर सारी जितने भी रिएक्टेंट होते हैं कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, वो आपका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अगर नहीं आया है तो पीछे जा करके फिर से देखें, जिनको आता है वो स्किप करें और थोड़ा आगे से वीडियो को देखें, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, इनफ है इतना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरली हम पढ़ रहे हैं तो इसका हमारा फ़ायदा क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर अगर आप जानो तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ये बनते हैं। मेनली मैं अभी कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आगे चल करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। क्या प्रोडक्शन होती है? एनर्जी। लेकिन इसके साथ एक दो चीजें और निकलती हैं, जैसे CO2 मिल गया और क्या मिल गया? पानी मिल गया। ये चीजें बनती हैं। समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि क्यों पढ़ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो जनरली क्या है, आपको समझ में तो आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो सारी रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब फायदा क्या हुआ? जैसे हमारी बॉडी है, हम खाना खाते हैं, खाने से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स बनते हैं, उन्हीं में एक कार्बोहाइड्रेट से आगे चल के ग्लूकोज बन जाता है
और यही ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई ना कंबाइन, और कंबाइन होने के बाद इसने फॉर्मेशन कर ली एनर्जी की, जिसकी वजह से हम वर्क कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, आपको पढ़ा पा रहा हूं। सेम एज इट इज आपके अंदर भी प्रोसेस चलता है बच्चों। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है, नहीं हुआ तो बैक में फिर से रिपीट करें वीडियो को, देखें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पॉज करें, बैक जाएं। तो ये है उदाहरण, ये तरीका है बच्चों समझने का कि क्यों पढ़ा जा रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो जरूरी है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है और ये कारण यही यहां पर यही था। तो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है बच्चों जिसका नाम होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने लास्ट में आपको क्लियर कर दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फायदा कहां है और कैसे है, वैसे ही मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखो डीकंपोज, जैसे हमने कहा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। वैसे ही डीकंपोज का मतलब होता है बच्चों टूटना। क्या होता है? टूटना। होगा क्या? कोई भी सिंगल रिएक्टेंट क्या करेगा? वो ब्रेक कर जाएगा किसके अंदर? 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट के अंदर। 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर वो क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। मान लो मेरे पास XY कोई रिएक्टेंट था और ये ब्रेक हो गया किसके अंदर? मान लो X के अंदर, Y के अंदर और एक और Z के अंदर। ऐसे भी टूट सकता है, या फिर XY ही आप मान के चलो। XY कोई प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था, और X और Y के अंदर ये ब्रेक हो गया। एग्जाम्पल लो बच्चों, इसी का एग्जाम्पल लिया मैंने। देखो ये AgBr था मेरे पास रिएक्टेंट। जब मैंने इसको हीट जब इसको एनर्जी मिली, ये ब्रेक कर गया किसके अंदर? Ag प्लस Br2 के अंदर। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। मैंने कहा बैलेंसिंग आपको आ जाएगी बच्चों, पीछे वीडियो बनाई है, जाके देखें। उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, जब भी आप वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज टूटना, सिंगल प्रोडक्ट का 2 या 2 से ज्यादा, सिंगल रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो जाना ही आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। XY मैंने कोई जनरली माना है कोई रिएक्टेंट जो ब्रेक कर गया X और Y के अंदर। इसके एग्जांपल मैंने AgBr लिया, Ag और Br2 में टूट गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो। अब इसका फायदा क्या है? क्यों हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे बच्चों आपको जिसमें आपको पता चल जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन का। जैसे मैंने H2 ले लिया, जैसे ही मैंने इसको हीट किया, ब्रेक हो गया ये वेपर्स के अंदर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। दिस इज ऑल्सो अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप देख रहे हो कि जब AgBr जो हमने अभी अभी किया नीचे, AgBr जो ब्रेक हो रहा है Ag और Br में, इसने भी कोई ना कोई एनर्जी खाई होगी, यानी कि ये गेन की होगी, तभी जाके ब्रेक हुआ। और ये वाटर आपको पता है जब वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये भी एनर्जी गेन करता है। तो यहां से हमें एक टाइप की और रिएक्शन का पता चला कि जिन रिएक्शंस के अंदर आपका मतलब जिन रिएक्शन के अंदर एनर्जी गेन होती है, जिन रिएक्शन के अंदर एनर्जी गेन होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी उनको नाम दिया जाता है। यहां पे क्या एनर्जी जा रही है बच्चों? हीट। आपकी बुक में जनरली लिखा हुआ होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट गेन होती है, जिसमें हीट गेन होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों। मेरे ख्याल से आ रहा होगा कि कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाए बाय द गेनिंग ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या नाम देंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा जो सिल्वर ब्रोमाइड था वो टूट गया Ag और Br2 के अंदर, इन्होंने गेन की बच्चों सनलाइट। क्या गेन की? सनलाइट। मैंने इनको एक्सपोज किया बच्चों खुले के अंदर, तो ये ब्रेक कर गया इसके अंदर, ठीक है ना, Ag और Br2 के अंदर। फायदा क्या हुआ, कैसे हमें इसका बेनिफिट होगा, तो सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करो बच्चों कि AgBr एक ऐसा कंपाउंड होता है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका यूज करते हैं हम किस में बच्चों? जिसका यूज जनरली किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। कहां यूज किया जाता है? फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ब्लैक एंड
व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है, जो हमने लिखी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नहीं समझ में आया है तो पॉज करें वीडियो को, बैक जाएं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा। मेरे ख्याल से आ रहा है समझ में। तो आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है AGBR। जब ये टूटता है, ब्रेक करता है, तो इसीलिए हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन को भी जान लिया। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन एक टाइप की रिएक्शन जो भी अभी आपने पढ़ी, आप समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आपको आ गई है, अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट वगैरह आप देखना चाहो तो पॉज करके ले सकते हो। इसके बाद आती है बच्चों आपकी तीसरी रिएक्शन, जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, मैं नाम से ही क्लियर कर रहा हूं। डिस्प्लेस यहां से वर्ड निकल के आया, और इस डिस्प्लेस वर्ड का इस्तेमाल हम अगर करें तो ये डिस्प्लेस वर्ड का मतलब होता है, मान लो A कोई रिएजेंट है और रिएक्टेंट सॉरी और B कोई रिएक्टेंट है। इन्होंने क्या किया, यहां प्रोडक्ट बना लिया। A कोई रिएक्टेंट है और B कोई रिएक्टेंट है, इन्होंने यहां प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन B के साथ मान लो एक और मान लिया मैंने Y है। ठीक है, अब देखो जो A है ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, यानी कि जो A की पावर है वो B से ज्यादा है, और ये B जो है आपका बच्चों ये वीक रिएजेंट है। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं ये मैं, कि मान लो इसकी रिएक्टिविटी, रिएक्ट करने की ताकत ही रिएक्टिविटी कहलाती है। इसकी रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, हाई है, और इसकी रिएक्टिविटी क्या है? इसकी रिएक्टिविटी है वीक। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में जो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा, इस वीक को काट के इसकी पोजीशन खुद ले लेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा AY और B निकल जाएगा बाहर। समझ में आया आप सभी को? फिर से सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है B से, B को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद प्लेस कर जाएगा अपने आप को। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे ख्याल से आया है, नहीं आया है तो आपको 1-2 एग्जांपल से क्लियर करता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था बच्चों। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जनरली ब्लू कलर का होता है, नहीं पता तो आप याद कर लोगे इस चीज को। इसके अंदर जब मैंने आयरन की नेल डाली, ये जो Fe लिख रहा हूं ये आयरन का सिंबल होता है, जिसको कई बार फेरस का भी नाम दिया जाता है। ठीक है ना? और इसका नाम है बच्चों कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट के साथ जब मैंने इस आयरन की को ऐड किया, आयरन की नेल ले लिया, फिर आयरन को इसके अंदर डिप कर दिया, तो ये आयरन था बेटा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव। क्या था ये? स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव था, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट था। ये कह लो आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट था ये बच्चों। जैसे ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट इसके साथ घुला, इसके साथ टक्कर हुई, तो इसकी जगह काटेगा और खुद आके चिपक जाएगा। तो क्या बन गया रिएक्शन में? FeSO4 + Cu आउट हो गया, ये फेरस सल्फेट बन गया। क्लियर हुआ? सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर व्हाइटिश सा होता है। स्पेलिंग पे ना जाएं, ध्यान दें पढ़ाई पे, ठीक है ना? व्हाइटिश होता है इसका कलर। तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ने एक वीक रिएजेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अपने आप को प्लेस कर लिया। जब उसने अपने आप को प्लेस कर लिया तो इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखेंगे। आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद 1-2 एग्जांपल और करा देता हूं आपको इसी रिएक्शन के। मान लो मैंने जिंक ले लिया, जिंक की रोड ली, ये Zn बेटा जिंक का सिंबल होता है। इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर इसको डिप कर दिया। ठीक है, जैसे इसको डिप किया फिर से वही होगा, इसको हटा के इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो क्या हो गया देखो, ZnSO4। क्या हो गया? ZnSO4 + कॉपर। इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या नाम देंगे इसका? जिंक सल्फेट का नाम देंगे इसे। दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ने फिर से वीक रिएजेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी है रिएक्शन। इसके अलावा अगर मान लो मैंने ये ले लिया Pb और इसके अंदर रिएक्शन कराई, CuCl2 के अंदर इसको डिप कर दिया, इसको काट के इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो देखो क्या आ गया? PbCl2 और आपका कॉपर फिर से बाहर हो गया है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट था, इसका नाम होता है बच्चों लेड। लेड होता है ये, और ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं इसे, और ये आपका बन गया लेड क्लोराइड। मेरे ख्याल से समझ में आया है, क्लियर हुआ है आप सभी को? देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, लेड जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है ड्यू टू रिएक्टिविटी।
आ गया होगा समझ में सभी को, क्लियर हुआ है? आसान सी चीज है और आसान सी भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। देखा, क्लियर हुआ? ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका बेनिफिट कहाँ होता है, किस लिए फायदा हुआ? मैंने आपको ये कहा कि मान लो आपके पास एक बर्तन में कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, और आपको इसके अंदर किसी पाउडर को मिक्स करना है। वो पाउडर कोई भी केमिकल पाउडर को मिक्स करना है आपको, किसी केमिकल पाउडर को आपको क्या करना है, मिक्स करना है। तो आप क्या करोगे बताओ? मिक्स करना आपको केमिकल पाउडर को। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें जिंक की रोड दे दी आपको, ये कहा कि जिंक रोड से करो, तो ये सबसे गलत तरीका होगा। अभी अभी हमने सीखा जो जिंक होता है वो कॉपर से स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, इसके मुकाबले ये वीक रिएजेंट होता है। जिंक जो है कॉपर से कॉपर वीक होता है और जिंक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। जैसे ही तुम जिंक की रोड से इसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, होगा क्या, जिंक की रोड यहां इसको नीचे कट कट के गिरने लगेगी, छिल छिल के कट कट के ऐसे गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक है। समझ में आया या नहीं आया? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक। तो इसको हटा देगा और खुद इसमें डिसोल्व हो गया। आपको ये डिसोल्व करना था लेकिन खुद ही डिसोल्व हो रहा है ये, तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड। यानी कि अगर आपको कोई चीज किसी दूसरी चीज में मिक्स करनी है और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि यहाँ जिंक को यूज किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, क्योंकि रिएक्ट करेगा ये अपने आप को तोड़ लेगा और फिर मिक्सिंग नहीं होगी बल्कि रिएक्शन हो जाएगी। तो इस वजह से कहा जाता है बच्चों कि एक बर्तन या एक चीज की रिएक्टिविटी दूसरी चीज की रिएक्टिविटी को मेजर को ध्यान में रखते हुए ही उनको आपस में दिखाया जाता है, रखा जाता है, मिलाया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो भी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, वो लोग कभी भी स्टील के गिलास में दारू पीते हुए आपको नहीं दिखेंगे। इसका रीज़न क्या होता है बच्चों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जो केमिकल अल्कोहल है वो उस स्टील के बर्तन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने से वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जो कि शरीर के लिए नुकसान देगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बड़ी ही एक्सप्लोसिव गैस होती है। एक सीरियल आता है, भाभी जी घर पर हैं, उसमें जो वहाँ पे जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो स्टील का गिलास लेकर के शराब पीते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और अगर देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे लोग होंगे जिनका कोई, छोड़ो ये सब बातें होती हैं। तो क्लियरली बताना चाहूँ तो रिएक्टिविटी का जो रिएजेंट का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ध्यान में रखा जाता है, और मैंने आपको समझा दिया है। आ गया होगा बच्चों, क्लियर हो गया है सभी को अच्छे से? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, सबको आया समझ में। अगली रिएक्शन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें आपके दो रिएजेंट होते हैं, यानी कि मान लो रिएक्टेंट आपने लिए हैं, इस रिएक्टेंट में आपके दो रिएक्टेंट होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। देखो रिएक्टेंट क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट ले लिया XY और यहाँ पे रिएक्टेंट ले लिया AB, ठीक है। XY और AB रिएक्टेंट लिया है। अब इस केस में होता क्या है, ये जो X है इसकी रिएक्टिविटी, X की जो रिएक्टिविटी होती है वो A से ज्यादा है, ठीक है। X की रिएक्टिविटी A से ज्यादा है तो होगा क्या, इसको काटेगा, इसकी जगह खुद बैठेगा। तो इस बेचारे के पास कोई जगह नहीं बची तो ये उठ करके इसकी जगह बैठेगा। तो क्या बन गया, AY प्लस XB। समझ में आया? AY प्लस XB नहीं आया, पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से देखें, आएगा समझ में। देखें, जो X की रिएक्टिविटी ज्यादा थी और A की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, ये एक्सचेंज होते हैं तो इनको बोलते हैं आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या बोलते हैं इनको? आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। होता क्या है आयंस एक्सचेंज में बेटा, जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिंबल आता है तो उसे आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल आता है तो उसे आयंस बोलते हैं। अगर पॉजिटिव सिंबल आए तो उसको कैटायन का नाम देते हैं, अगर नेगेटिव सिंबल आए तो उसको एनायन का नाम देते हैं। समझ में आ गई बात? ये क्लियर कर दूंगा आपको, कैटायन और एनायन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल आए तो बनते हैं। क्लियर हो गया? आ गया होगा इतना तो समझ में, मेरे ख्याल से तो आपको हुआ है क्लियर जो हमने सिखाया है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अगर नहीं आया वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से देखें। एग्जाम्पल देखें इसका, Na2SO4, ये मैंने रिएक्शन करवा रहा हूं इसकी किसके साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ। Na2SO4 की रिएक्शन जब हम करवाएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ तो बच्चों देखो क्या बनेगा,
बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस NaCl आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया है, आप क्लियर कर लें, समझ लें, और कुछ नहीं है। बैलेंसिंग आपको नहीं आती तो आप पीछे जा करके देखें। इसका नाम है बच्चों सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फेट। और इसका नाम क्या है बेटा? बेरियम क्लोराइड। क्या नाम बच्चों? बेरियम क्लोराइड इसका नाम है। मेरे ख्याल से आ रहा है समझ में, इसका नाम बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ये नाम आपको बेटा धीरे धीरे याद होंगे, अगर आप पढ़ते जाओगे समझते जाओगे धीरे धीरे आपको सारे याद हो जाएंगे। तो अभी टेंशन ना लें कि मेरे को नाम याद नहीं हो रहे हैं सर, ये नहीं हो रहा है, तो आप इस बात को ना सोचें, ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इनके नेम हो गए। अब तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, जो Na2 था इसने Ba को हटा करके इसकी जगह खुद बैठ गया। अब ये जो बेचारा बचा था ये आकर के इसके साथ कंबाइन हो गया, ये देखें बेरियम सल्फेट बन गया, और Na2 इसके साथ कंबाइन हो गया, इसकी जगह आया तो NaCl बन गया। नहीं आया पॉज करें, पीछे जाएं, समझ में आ जाएगा। दोबारा देखें, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस जो है, Na पॉजिटिव आयन के साथ आपका नेक्स्ट जो है आपके आयंस जो एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे सल्फेट आयन हो गया और ये बेरियम ये आयन हो गया, ये एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। किसके साथ? आपस में चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। और अगर ये एक्सचेंज हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका नाम दिया जाता है। ये एक्सचेंज हो रहा है, Na की जगह क्या आ रहा है? Br आ रहा है, ये आपस में एक्सचेंज दिखा रहे हैं, तो ये आयंस कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं, जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब होता क्या है इस रिएक्शन के दौरान? आयन एक्सचेंज होते हैं, तो बर्तन के अंदर जब ये रिएक्शन होती है तो ये आयंस जो होते हैं SO4 Ba पॉजिटिव, ये आकर के नीचे छोटे छोटे व्हाइट कलर के पार्टिकल बन के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। व्हाइट कलर के पार्टिकल्स इस रिएक्शन के दौरान, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉटम में क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं, बॉटम में सेट हो जाते हैं। अब जब ये बॉटम में सेट हो जाते हैं बच्चों, तो इनको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इन्हें? इनका नाम बताओ, क्या बोलूं इन्हें? इन्हें बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट इनको नाम दिया जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट इनको नाम दिया जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट के दौरान प्रेसिपिटेट बने हैं तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। मेरे ख्याल से आया है समझ में? नहीं आया वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से देखें क्या बताया मैंने। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें। मैंने बताया है आपको, जितने ज़्यादा आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे आपको पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा और रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प होगी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमने आपको करवाई हैं। इसके बाद आता है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दो चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन में होती हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन जो होती हैं, दो तरीके की चीजें होती हैं जो होती हैं। इनको अब हम करने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी समझाता हूं इन्हें। देखो आपने देखा होगा जो कॉपर अगर आप लेके आते हो, अगर नहीं देखा तो सुनो मेरी बात को। कॉपर पाउडर पे ना एक ब्लैक कलर की लेयर फिट हो जाती है, कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है कुछ समय के बाद। जब इसको फाइंड किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर को जब लिया, उठाया, रखा है, फिर कॉपर का जो भी था सरफेस वो ब्लैक कलर का क्यों हो गया, ऐसा क्यों था, ये ब्लैक कलर कहां से आया? तो जब पाया गया तो देखा गया कि कुछ समय के बाद जब इसके ऊपर ब्लैक कलर आया, कुछ समय के बाद जब इसके ऊपर ब्लैक कलर आया, उसका रीजन था इसके ऊपर ऑक्सीजन ने लेयर बना ली थी। इसके ऊपर ऑक्सीजन ने लेयर बना ली थी और इस चीज को इन्होंने नाम दे दिया ऑक्सीडेशन हो गया है। यानी कि किसी चीज को आप खुले में रखो और खुले में रखने के बाद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाए थोड़ा बहुत या लेयर बना ले उसके ऊपर, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। इसकी पुष्टि एक बात से हो रही, यानी कि इसको रेटिफाई कैसे किया गया? जब इसी ब्लैक कॉपर को हीट करते हुए इसके ऊपर से पास कर दिया हाइड्रोजन को। किसको पास कर दिया? हाइड्रोजन को। जैसे ही हाइड्रोजन को पास किया, ये कॉपर का कलर फिर से चेंज हो गया। ये कॉपर का ब्लैक कलर था जो, ये फिर से बदल गया। कॉपर का ब्लैक कलर फिर से चेंज हो गया। और जब ये फिर से चेंज हुआ तो साफ साफ बात और क्लियर हो गई हमें
कि भाई अब इसके अंदर हाइड्रोजन ने काम किया है ऑक्सीजन को हटाने का, हाइड्रोजन ने काम किया है ऑक्सीजन को हटाने का। इस चीज को समझाने का मेन मकसद क्या था, अब समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन हो जाता है, एडिशन हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, या रिमूव हो जाती हैं, रिमूवल हो जाता है हाइड्रोजन का, सही है ना। इसके अलावा रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन हो जाता है किसका, एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन का, और रिमूवल हो जाता है बच्चों ऑक्सीजन का। रिमूव हो जाएगी ऑक्सीजन, ऐड हो जाएगी हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, अभी रिएक्शन से और क्लियर होगा। ये देखो आप, ये मैंने लिखा यहां पे कॉपर को, और जब इसको हीट किया गया या फिर खुले में रख दिया गया तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हुई, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। बैलेंसिंग के लिए 2 लगाया है, बैलेंसिंग की वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इस कॉपर पाउडर को फिर से हीट किया, और हीट करते हुए इसके ऊपर से मैंने क्या पास करा दी, हाइड्रोजन। जैसे ही पास कराई, इस हाइड्रोजन ने इस पानी को निकाल लिया, तो यहां से क्या बन गया, CO2, H2 निकल गया बाहर। आ गया समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब देखो तुम्हें यहां एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन यहां पे हो गया। अब यहां देखो इस कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां जाते जाते ऑक्सीजन का लॉस हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। और इस हाइड्रोजन के पास यहां तो ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहां ऑक्सीजन है, तो यहां से यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। अब तुम्हें एक ही रिएक्शन में दोनों बातें दिख रही हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन, यहां पे बच्चों गलती से लिख दिया सर, क्या लिख दिया देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया यहां से यहां तक, तो क्लियर हो गया होगा मेरे समझ में, मेरे ख्याल से तो, कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक ही रिएक्शन में आ जाएं तो इसी रिएक्शन को नाम दे दो रिडॉक्स रिएक्शन का। क्या नाम दे दो, रिडॉक्स रिएक्शन का। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन का इसको नाम दे दिया जाएगा। आ गया समझ में। दोबारा देखें, पॉज करें वीडियो को, बैक जाएं, आपको और क्लियर होगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा एक 2 टर्म और आती हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 2 रिएजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिड्यूस, रिड्यूस, जो रिडक्शन बांटे, जो रिडक्शन को क्या करे, बांटे, जो रिडक्शन बांटे वो रिडक्शन, और खुद क्या हो जाए, सेल्फ, खुद सेल्फ क्या करे, सेल्फ करे ऑक्सीडेशन। अभी अभी समझाया मैंने, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन बांटे, ऑक्सीडेशन बांटे, बांटे का मतलब क्या होगा अभी बताते हैं, ऑक्सीडेशन को बांटे और खुद क्या हो जाए, खुद हो जाए, खुद करे रिडक्शन, खुद करे रिडक्शन, ठीक है। अब देखो बांटने का मतलब होता है कि ये दूसरे रिएजेंट को क्या कर देगा, दूसरे रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब ये कंफ्यूज ना हो इन वर्ड से, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन कर लेगा, अपने ऊपर ऑक्सीजन को डाल लेगा, और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन बांटने का मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, ये है इसका मतलब, खुद होगा रिड्यूस। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। जैसे कि रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको, देखो एक रिएक्शन करके दिखाता हूं और पहचानना भी आ जाएगा आपको कौन रिड्यूसिंग है और कौन ऑक्सीडाइजिंग। मान लो मैंने जिंक ऑक्साइड लिया है, इसके अंदर जैसे ही कार्बन को डाला, इस कार्बन ने ऑक्सीजन को पकड़ा और बाहर निकल गया ऐसे, और यहां छोड़ दिया Zn को। अब आप देखो ये जो कार्बन है ये क्या कर रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और इसको क्या बांट रहा है, रिडक्शन। देखो फिर से देखो, इसके साथ यहां से इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो यहां से यहां तक क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो आप खुद देखो,
कार्बन ने ऑक्सीजन को कब्जे में ले लिया, ऑक्सीडेशन। और इस जिंक ऑक्साइड में यहां पर तो ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां आते आते तो ऑक्सीजन का नुकसान हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कि कार्बन को देखें आप, कार्बन ने इसको क्या बांट दिया, रिडक्शन, और खुद क्या ले गया, ऑक्सीडेशन। तो ये कार्बन किसकी तरह काम कर रहा है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको पहचानना आ गया है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप देख सकते हो। अगर नहीं आया है पॉज करें वीडियो को और दोबारा देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा। दे आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद दो रिएक्शन और हैं लास्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट को गेन किया जाता है। हीट क्या करते हैं, गेन करते हैं, या फिर एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, या फिर हीट एनर्जी को, या एनर्जी बोल भी सकते हो आप, एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इतना क्लियर आपको। इसके अलावा देखो बच्चों, इसके अलावा हम क्या जान सकते हैं, एग्जाम्पल लो इसका। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप देखो अभी अभी करवाया है मैंने, AgBr था, एनर्जी को खाया, हीट, या फिर आसान सा ले लो, वाटर था, हीट को खाया, हीट एनर्जी को क्या किया, हीट एनर्जी को गेन किया, और गेन करने के बाद किस में टूट गया, H2+O2 में। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से आया होगा सभी को। अच्छे से समझ में आई हैं बातें या नहीं आई, बताओ आई या नहीं आई। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर आप दूसरा ले सकते हो, ये ले लो आप, ये ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जैसे ही पानी में ऐड किया जाता है तो ये बन जाता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से निकलती है हीट। क्या निकलती है, हीट एनर्जी बाहर आती है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी घर में व्हाइट वॉश करवाया है या खुद किया हो, तो एक बात आपने जानी होगी और सीखी होगी कि जब भी हम व्हाइट वॉश का जो भी होता है, हमारा पहले साधारण सा आता था जिसको हम लेके आते हैं, या फिर कट्टे वगैरह जिसमें भी आप लेके आते हो, जो पॉलीथीन या जो भी आपका पैकेट होता है व्हाइट वॉश का, उसको लेकर पानी में डाल दो। जैसे ही पानी में डालोगे, पानी के साथ व्हाइट वॉश पूरी तरीके से रिएक्ट करने लगेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन रिएक्ट करते समय उसमें से भाप निकलती है, हीट निकलती है, तो क्या नाम देंगे हम उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे। और पानी जो था हमारा, आपने देखा पानी जनरली जब हम बॉईल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के वेपर्स बन करके एयर में लिफ्ट उड़ जाता है, मजे करता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो रिएक्शन बताइए बच्चों, आसान सी, आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनके नाम बता देता हूं। इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। नाम आपको ना बेटा धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नाम इसका होता है स्लेक्ड लाइम। क्या नाम होता है, स्लेक्ड लाइम। ध्यान रखोगे इन नाम को भी, क्विक लाइम, स्लेक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आ गया होगा समझ में, क्लियर हो चुका है पक्का सभी को, सच में आया ना, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से देखें, आपको आएगा। इसके बाद आता है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों, कोरोजन। इसके बाद आपकी टर्म आती है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखो बच्चों, इसको समझने से पहले आपने देखा होगा कभी भी आयरन को जब खुले में छोड़ दिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, तो आपने देखा होगा ये ब्राउन कलर में, इसके ऊपर ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। और ये ब्राउन कलर की लेयर बनना, आयरन के ऊपर हमारा क्या नाम रखा जाता है, इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, यही रखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, वैसे ही कुछ मेटल और होते हैं, अगर उन मेटल्स के ऊपर, उन मेटल्स को भी खुले में रख दिया जाए, खुले में रखा जाए, खुले में छोड़ दें तो क्या होगा, उनके ऊपर भी लेयर फॉर्म हो जाएगी।
उनके ऊपर भी लेयर फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तो ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हुई थी, उनके ऊपर भी डिफरेंट कलर की लेयर फॉर्म होती है। इस डिफरेंट कलर की लेयर फॉर्म होने को ही हम क्या बोलते हैं कि मेटल आपका कोरोडेड हो गया है। कैसा हो गया है? कोरोडेड हो गया है। और इस प्रोसेस को कोरोजन का नाम देते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जब खुले में छोड़ दिया जाता है किसी मेटल्स को, उनके ऊपर जो लेयर की फॉर्मेशन होती है, उस लेयर की फॉर्मेशन होने को ही क्या बोलते हैं? कोरोजन का नाम दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? अच्छे से आ रही होगी। नहीं आ रही है पॉज करें वीडियो को और पीछे जा करके फिर से देखें। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चे? तो देखें आप, अब देखो तो कोरोजन क्या हो गया? खुले में छोड़ देने पर मेटल्स के ऊपर लेयर बन जाना। देखो होता क्या है, देखो होता क्या है बच्चों, अभी अभी आपने पढ़ा कॉपर के ऊपर, मान लो मैं ले लेता हूं, जनरली आप देखें तो कई सारे मेटल्स आप नोटिस करेंगे जिनके कलर चेंज होते हैं। जैसे अभी अभी किया था हमने, कॉपर का कलर चेंज हो गया था, कॉपर का कलर चेंज हुआ था और किसके अंदर हुआ था? ब्लैक कलर आ गया था इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या आ गया था? ब्लैक कलर आ गया था। तो ये क्या है? कोरोजन ही है, कोरोजन ही है ना ये। और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी एक कोरोजन का पार्ट ही हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? सबको आ रही है बच्चों? ब्लैक कोटिंग, या फिर इसके अलावा आप ले सकते हो सिल्वर जो होता है आपका, सिल्वर, इसके ऊपर भी कई बार क्या होती है बेटा, जब इसको खुले में रख देते हैं तो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर। क्या हो जाती है? ब्लैक कोटिंग हो जाती है। चांदी देखिए ना, काली पड़ जाती है थोड़े दिनों के बाद। इसका रीजन यही होता है क्योंकि खुले में जब छोड़ते हैं तो वहां पे कौन कौन अटैक करता है? अटैक कौन करता है इसके ऊपर जो ऐसा काम हो जाता है? ऑक्सीजन अटैक करती है बच्चों। इसके अलावा मॉइस्चर, मॉइस्चर को हम क्या कह सकते हैं? वाटर कंपोनेंट्स अटैक करते हैं। ये सारे मिलकर के इसके ऊपर लेयर बना लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन का नाम देते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ इनसे हो, कई बार एसिड्स का अटैक भी कोरोजन कर देता है। एसिड्स का अटैक भी मेटल को कोरोडेड कर देता है। क्या कर देता है? मेटल को कोरोडेड कर देता है, उनके ऊपर लेयर बना देता है। इसी प्रोसेस को कोरोजन का नाम दिया जाता है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया होगा कोरोजन क्या होता है? आप अपने वीडियो को पॉज करें, बैक जाएं, फिर से समझे जो समझाया है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। बचाव कैसे किया जाए कोरोजन से? बचाव करने के लिए या तो आप ऑयल लगा दो, ऑयल की लेयर चढ़ा दो, ऑयल की लेयर फॉर्म कर दो किसी मेटल के सरफेस पे, या आप ग्रीस लगा दो, ठीक है, ग्रीस की लेयर फॉर्म कर दो, या आप ग्रीस की लेयर भी नहीं लगा रहे हो तो पेंट कर दो, पेंट कर दो, पेंट की लेयर बना दो। तो ये आपका डायरेक्ट, इसकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से आपका जो मेटल होगा, आपका जो मेटल होगा वो कांटेक्ट में नहीं आएगा किसके? O2 के, ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होगा और आपका मेटल सालों साल चलेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड कोरोजन। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? नहीं आया तो आप देखें फिर से, जैसा कि मैं बोलता हूं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी आपकी नेक्स्ट टर्म है बच्चों। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी बच्चों जनरली क्या होता है, जो फूड होता है, या फूड बोलने की बजाय मैं बोलता हूं ऑयली फूड जो होता है आपका, ऑयली फूड को अगर आप 1 या 2 दिन के लिए बाहर रख देते हैं तो O2 उस पे अटैक करती है। क्या करती है? O2 अटैक करती है और इसका कर देती है ऑक्सीडेशन। क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से इसकी चेंज हो जाती हैं कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कुछ गुण चेंज हो जाते हैं। वो चेंज हुए गुण क्या होते हैं? एक तो टेस्ट में बदलाव आ जाता है और दूसरा स्मेल अजीब सी हो जाती है। और ये जो आपका फूड होता है ये एसिडिक हो जाता है, पेट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? एसिडिटी क्रिएट कर देगा, जलन महसूस होगी, फिर आपको क्या होगा? जलन महसूस होगी, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो अब जो ऑक्सीजन अटैक करके फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, इसको ही रेंसिड, फिर इस फूड को हम बोलने लग जाते हैं रेंसिड फूड। क्या बोलने लग जाते हैं? रेंसिड फूड। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेंसिडिटी का। क्लियर हुआ? नहीं आया तो पीछे जाएं और फिर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? प्रिवेंशन यानी कि बचाव। रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है? ऑक्सीडेशन होने से रोको, ऑक्सीडेशन होने से रोको, होने से रोको, यानी कि O2 के अटैक को रोको, O2 के अटैक को रोकें।
O2 के अटैक को रोकेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। होता क्या है बच्चों, देखें O2 के अटैक को रोकें, कैसे रुकेगा? बड़ा आसान और सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। देखो, आपके घर में अचार आता है, अचार आता है ना घर में, आपने खाया भी होगा थोड़ा बहुत, पिक्कल बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। तो देखा होगा आपने, उसमें क्या होगा, ऑयल ज्यादा डाल देते हैं, ऑयल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वो पिक्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चों चलने का, लंबे समय तक चलने का, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा इजीली। अब जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, O2 अटैक नहीं कर पाएगा, तो रैंसिड नहीं बनेगा, तो रैंसिड नहीं बनेगा, रैंसिडिटी नहीं होगी, तो बच जाएगा ज्यादा लंबे समय तक। आई बात समझ में? बच जाएगा ज्यादा लंबे समय तक। पहला तरीका तो ये है कि ऑयल वगैरह डाल दो अच्छे से, सरसों का, मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बंद पैकेट के अंदर, यानी कि टाइटली क्लोज्ड पैकेट का यूज करो। टाइटली क्लोज्ड पैकेट का इस्तेमाल करोगे तो भी आपका खाना ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो रैंसिडिटी, फूड को खराब होने से आपको बचाना, रैंसिड होने से बचाना है, ऑक्सीडेशन होने से बचाना है। जो आप देखते होगे पैकेट्स आते हैं, ये टाइट करने से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और पैकेट के अंदर आपने ली होगी, नमकीन वगैरह लेके आते हो आप बंद पैकेट के अंदर, या फिर क्लोज बंद पैकेट के फूड लेके आते हो, वो लंबे समय तक चलते हैं। इसका रीजन, इसका मतलब तो साफ है कि रैंसिड होने से बचाया आपने उसे। तो कैसे बचाया है? उनको टाइटली पैक किया है एंड उनके अंदर ऐड कर दी है आपने नाइट्रोजन गैस, जो आपको क्या करेगी, ऑक्सीडेशन होने से रोकेगी, ऑक्सीडेशन होने से रोकेगी, जिसकी वजह से फूड रैंसिड होने से बच जाएगा। और जब ये रैंसिड होने से बच जाएगा तो होगा क्या, सीधी सी बात है, खाना आपका लंबे समय तक चलेगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जिसको हमने 2, 3, 4 सीरीज, पता नहीं कितने पार्ट्स में खत्म किया है। इसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं कि केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है, केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस जो होती हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ी मुश्किल जो टफ रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए आप वीडियो बनाएं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम बनाने की, उनके लिए एक पार्ट और लेके आएंगे। यहीं तक था वैसे आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आप अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर के लिए आप अपनी 10th क्लास की बुक को उठाएं, उनके क्वेश्चंस करें। कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, आपके क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए हमारा और आपका साथ बनाए रखें, डटे रहें आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ के साथ। और आपका अपना अजय अलावत आपका स्कूल वाली लाइफ के साथ बड़ा ही इंजॉय और बेहतर तरीके से ऐसे ही मनोरंजन के साथ पढ़ाता रहेगा जब तक आप मेरा साथ दोगे। कमेंट सेक्शन में बताएं किस टाइप की और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो अभी चाहिए। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक की जो वीडियो है वो बहुत से जल्दी आपके बीच लाई जाएगी, जो कि बच्चों का डाउट है। तो तब तक के लिए बने रहें, डटे रहें, शाबाश, पढ़ते रहें, शरारत कम करें। जय हिंद, जय भारत।